बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कल आपने फर्स्ट मॉडर्न हीरो शुरू किया, इसके साथ साथ इडियम्स और प्रपोजिशंस की। कल हमने जस्ट 3 इडियम्स किए थे, आज हम थोड़े ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट। बुक मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, ये बुक। नाउ लुक एट द इडियम नंबर 4। 3 हमने कर लिए थे। ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब है जल्दी पर तेल का काम करना। He is already angry. Do not add fuel to fire by calling him a liar. वो पहले से नाराज़ है, उसे झूठा कह के जल्दी पे तेल का काम ना दो। Add fuel to fire यानी जल्दी। पहले ही फ्यूल जो क्या होता है, जलाने का काम देता है, ईंधन। तो जब आग जल रही है उसके अंदर और फ्यूल डालेंगे तो क्या होगा, आग भड़क जाएगी। पेट्रोल डाल देंगे या कोई चीज़। जलती पे तेल डालना, ठीक है ना। तो तेल डालेंगे तो भड़क जाएगी ना। पहले ही नाराज़ आदमी को तो है, उससे जो है वो मज़ीद कुछ कहेंगे तो। He was already angry and your rushing remarks added fuel to fire. ठीक है, पहले ही वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन तुम्हारे जो कमेंट्स से उसने जल्दी पे तेल का काम दिया। Add insult to injury, do somebody even more harms. You have already made Aslam angry, but do not add insult to injury by calling him corrupt. ज़ख्मों पर नमक छिड़कना, ठीक है। यानी पहले ही जो है वो मुस्लिम को नाराज़ कर दिया, से बाद मान किया कि ज़ख्मों पर नमक ना छिड़को। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। फ्यूल टू फायर जलती पे तेल, और ये इंसल्ट टू इंजरी ज़ख्मों पर नमक छिड़कना। अच्छा जी। आफ्टर ऑल, बावजूद हर बात के, बहरहाल कहते हैं ना, आफ्टर ऑल कर ही लो। इन स्पाइट ऑफ व्हाट हैज़ बीन सेड और डन, यू शुड हेल्प नसीम। आफ्टर ऑल ही इज़ योर फ्रेंड। सब बातों के बावजूद जो है वो तुम मुझसे सुलह कर लो, क्योंकि आखिरकार वो तुम्हारा दोस्त है। अगेन एंड अगेन, बार बार। आई टोल्ड हिम अगेन एंड अगेन नॉट टू वेस्ट टाइम। मैंने उसे बार बार वक्त ज़ाया ना करने का कहा। अलादीन्स लैम्प, अलादीन का चिराग। यू नीड एन अलादीन्स लैम्प टू बिल्ड अ हाउस इन अ नाइट। आपको पता है अलादीन का चिराग बहुत मशहूर है, ठीक है। अलादीन का चिराग यानी वो जो हर काम कर लेता है, नामुमकिन से मुमकिन काम। यानी तुम्हें एक दिन में जो है घर बनाने के लिए अलादीन का चिराग चाहिए। नेक्स्ट देखें, अल्फ़ा एंड ओमेगा, बुनियादी जुज़। एंड ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द ending, the essential element. Honey is the alpha and omega of all business. सॉरी, हनी नहीं है, ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, अल्फ़ा एंड ओमेगा यानी सबसे अहम जुज़ जो है वो क्या है, कारोबार का, ईमानदारी है। अच्छा जी, देखिए, ऑल एंड सन्ड्री, हर, खास व आम। Everyone, not the chosen one only. He invited all and sundry to his party. उसने हर खास व आम को अपनी पार्टी में बुलाया। Be all Greek to someone, कुछ ना समझना। I could not understand your speech. It was all Greek to me. तुम्हारी तकरीर नहीं समझ सका, मेरी समझ से बालातर थी। अगर आपको यूनानी ज़ुबान आती है, अगर आपके साथ कोई यूनानी ज़ुबान बोले तो क्या आप उसको समझ लेंगे? नहीं समझेंगे ना। ग्रीक यूनानी ज़ुबान है, इसीलिए ये इडियम है, ऑल ग्रीक टू मी, यानी समझ से बालातर, जिसकी बिल्कुल भी समझ ना आ रही हो उसे कहते हैं। तो ये हैं इडियम्स 1 to 10, 1 to 10 नहीं, रादर 4 to 10।
इतने काफ़ी हैं आपने करके आने हैं। अब हम अपना प्रीपोजिशंस पढ़ते हैं। जी, यहाँ से हमने शुरू करनी है आज अमिड से। इन द मिडल ऑफ ही वॉज फाइटिंग courageously amid his enemies, कि दुश्मनों के दरमियान बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा था। among in the middle of was sitting among his friends, distribute question papers among the students. among आमतौर पे दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब दो लोगों के लिए इस्तेमाल करना हो तो बिटवीन यूज़ किया जाता है। अराउंड किसी ख़ास इलाके के इधर उधर। हियर एंड देयर इन ही वॉज रनिंग अराउंड द प्ले ग्राउंड। नियर अ प्लेस आई saw him around the hospital this evening, यानी उस हॉस्पिटल के गिर्द मैंने उसे देखा। फॉर्मिंग सर्कल अराउंड he put his arms around Alice's shoulders, यानी किसी के गिर्द दायरे में, जैसे बाजू, जैसे बच्चे अक्सर बड़ों के बाजू डालते हैं ना गले में आके, तो उसे भी अराउंड कहते हैं, दायरे में लेना। अराउंड वक्त और तारीख के लिए तकरीबन, यानी शी मेट अली अराउंड 5 PM, यानी तकरीबन 5 बजे के करीब। स्लिम डाइड अराउंड 5 years ago, यानी तकरीबन 5 साल पहले। वक्त या ड्यूरेशन सालों को ज़ाहिर करने के लिए भी अराउंड यूज़ होता है। अगर देखें एट, इंडिकेटिंग पॉइंट, जगह से पहले। ही वॉज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ रनवे, इंडिकेटिंग पॉइंट है, ठीक है, यानी वो रनवे के आखिर में खड़ा हुआ था। आगे देखें इंडिकेट पॉइंट इन टाइम, indicates point in time. He leaves at 7 o'clock in the morning. In the direction of something, aim the ball at the hole. The dogs rushed at Nadeem. आगे indicates distance, फासला तय करने के लिए। Can you read the line at 30 feet? आगे है इंडिकेट स्टेट कंडीशन, हालत ज़ाहिर करने के लिए भी एट यूज़ होता है। शी इज़ एट वॉर विद हर हस्बैंड। चिल्ड्रन आर एट प्ले, indicate price or speed. I bought this book at half price. This is driving the car at 70 miles per hour. Now let's do our lesson. फर्स्ट पैराग्राफ कल हमने पढ़ा था, जिसमें सर विंस्टन चर्चिल की हैरो में एडमिशन के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था। आज हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड। दिस वाज स्पेशली ट्रू ऑफ माय एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो। अच्छा जी, पहले देख लेते हैं किसकी बात कर रहा है वो, कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन से मुतल्लिका कौन सी बात जो है वो दुरुस्त थी। थोड़ा सा हम पीछे से पढ़ते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। Moreover, the questions which they asked on both these subjects were almost invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer. I should have liked to be asked to say what I knew. They always tried to ask what I did not know. When I would have willingly displayed my knowledge, they sought to expose my ignorance. This sort of treatment had only one result. I did not do well in examinations. यानी वो एग्जामिनर्स के रवैये के बारे में बात कर रहा है कि जिस तरह से वो क्वेश्चंस पूछते थे या जो उनका एटीट्यूड होता था, उसकी वजह से मैं अच्छे तरीके से इम्तहानात नहीं दे सकता था, उनमें ठीक तरह से जो है वो अपने सारे आइडियाज़ कन्वे नहीं कर सकता था। और वो कहता है ख़ास तौर पे हैरो के दाखिली इम्तहानात से मुतल्लिक़ ये बात सच थी। द हेडमास्टर मिस्टर वेल्डन हाउएवर टुक अ ब्रॉड माइंडेड व्यू ऑफ माई लैटिन प्रोज। लेकिन हेडमास्टर मिस्टर वेल्डन ब्रॉड माइंडेड, वसील कल्बी से,
लैटिन लातीनी, प्रोज नसर। लेकिन वो कहता है हेडमास्टर मिस्टर वेल्डन ने वसील कल्बी से मेरी लातीनी नसर का जायज़ा लिया। ही शोड डिसर्नमेंट इन जजिंग माई जनरल एबिलिटी। उन्होंने मेरी सलाहियत का जायज़ा लेने में, उसको जज करने में उन्होंने डिसर्नमेंट, विजडम से काम लिया, अक्लमंदी से काम लिया। फरासत से काम लिया। जी, किस तरह फरासत से काम लिया वो अभी आगे बताएगा। दिस वाज द मोर रिमार्केबल, ये ज़्यादा गैर मामूली बात थी। चलिए, बिकॉज क्योंकि आई वॉज फाउंड अनेबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन इन द लैटिन पेपर, क्योंकि लातीनी पर्चे में मैं एक भी सवाल का जवाब देने से कासिर रहा। ठीक है जी। अब देखिए, जो ऐसा स्टूडेंट जिसने इम्तिहान में एक भी सवाल का जवाब ना दिया हो, क्या वो पास हो जाएगा, या ये हो सकता है कि प्रिंसिपल उसको जो है वो एडमिट कर ले उसको इस सब के बावजूद। लेकिन मिस्टर वेल्डन जो हेडमास्टर हैं, उन्होंने उसके एक भी सवाल का जवाब ना देने के बावजूद जो है हैरो में एडमिशन दे दिया। इसी वजह से विंस्टन चर्चिल जो है वो हमेशा से उनके बारे में अच्छा सोचते थे, और यही इन्हीं ख़यालात का इजहार वो इस पैराग्राफ में भी कर रहे हैं, और ये बात वो कभी नहीं भूले। और ये चीज़ होती है एप्रिसिएशन। इस एप्रिसिएशन की वजह से ही वो आज तक उन हेडमास्टर को नहीं भुला सके जिन्होंने उनके कोई सवाल का जवाब ना देने के बावजूद जो है उनकी काबिलियत को समझा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट वो क्या कहते हैं। आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। मैंने सफ़े के ऊपर, बिल्कुल ऊपर, टॉप पे, ठीक है, मैंने सफ़े के ऊपर अपना नाम लिखा। आई रोट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन 1। मैंने क्वेश्चन का नंबर लिखा 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। ठीक है, जैसे आपको पता है जब आप इम्तहानात में लिखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर, तो आप क्या करते हैं, पहले नंबर देते हैं, उसके बाद जो है उसका आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं जी। तो वो क्या कहता है कि मैंने उसके ऊपर क्या लिखा 1। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, बहुत गौर व फिक्र के बाद, आई पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट, मैंने उसके गिर्द कोसाइन लगाई, ब्रैकेट इस तरह से। पहले सिर्फ 1 लिखा है, लेकिन उसके बाद में ऐसे ब्रैकेट लगाई। यानी समझ नहीं आ रही ना, आंसर तो आता नहीं है उसको क्वेश्चंस का। तो जब आपको ये, तो आपको भी आइडिया होगा, जब स्टूडेंट्स को जवाब नहीं आता किसी सवाल का, तो वो सोचने में बहुत देर तक सवाल नंबर लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जांपल, देन आंसर एंड दिस एंड दैट, बड़ा बस वो ये इसी काम में लगे रहते हैं कि किसी तरह से जो है वो हमें इसका आंसर क्लियर हो जाए। लेकिन कुछ आएगा तो लिखेंगे ना नेक्स्ट वो। तो इसी तरह से जो है इन्होंने भी किया कि सवाल नंबर 1 लिखा। अच्छा जी, बट देयर आफ्टर आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग कनेक्टेड विद इट, लेकिन बाद में मैं उससे मुतल्लिका किसी भी चीज़ के बारे में ना सोच सका दैट वाज इधर रेलिवेंट और ट्रू, जो कि इससे मुतल्लिक हो सकती थी या सच हो सकती थी। यानी सवाल का जवाब ही नहीं आता था, इसलिए ऐसे 1 लिखा, ब्रैकेट लगाई, बस उसके बाद जो है कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या जवाब लिखना है। इंसिडेंटली, अचानक, ठीक है, एक्सीडेंटली, देयर अराइव फ्रॉम नो वेयर, इन पर्टिकुलर अ ब्लॉट एंड सेवरल स्मचेस, कहीं से एक बहुत बड़ा धब्बा आके जो है वहाँ पे गिरा, एंड सेवरल स्मजेस, और छोटे छोटे कई धब्बे, स्मजेस, डर्टी, जो ब्लॉट्स,
अच्छा जी, ब्लॉच और डर्टी डर्टी स्पॉट्स, डॉट या मार्क्स वगैरह जो है उनको कहा जाता है स्मजेस। ये जो है ना, ये देखें ब्लॉट, ब्लॉट भी जो है वो क्या है, डर्टी मार्क्स को यानी दाग धब्बों वगैरह को कहते हैं, और स्मजेस भी उसे ही कहते हैं, डर्टी मार्क्स को। आई गेस्ट मैंने देखा, फॉर 2 whole hours 2 घंटे तक, एट दिस सैड स्पेक्टिकल, इस बहुत ही उदास नज़ारे की तरफ, स्पेक्टिकल नज़ारा, सीन, यानी 2 घंटे तक वो अब कहते हैं कि मैंने, राइटर कहता है क्या, मैंने 2 घंटे तक इस उदास नज़ारे को देखा, यानी अब वो क्वेश्चन नंबर लिख के बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ वहाँ से कहीं से जो है, आपको पता है इंक वगैरह या कोई ऐसी चीज़ गिर जाती है जिसकी वजह से धब्बे जो है वो आके उनकी आंसर शीट के ऊपर लग गए हैं, और वो एक तो पहले ही कुछ आता नहीं है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, इस वजह से जो है एग्जामिनेशन हॉल में डेफिनेटली परेशानी थी, और उसके बाद जो है अब कहीं से जो स्मजेस लग गए हैं, उस बात की परेशानी में जो है वो क्या हुआ कि काफ़ी देर तक जो है वो उसको देखा। एंड देन मर्सीफुल उशर्स कलेक्टेड माई पीस ऑफ फूलस्कैप, और फिर रहम दिल उशर्स हेल्पर्स कलेक्टेड माई पीस ऑफ फूलस्कैप, यानी पीस ऑफ पेपर जो लिखा था, उस वो पीस ऑफ पेपर ने क्या, वो जो है वो मर्सीफुल इसलिए उन्हें कहा हुआ है कि वो बेचारा जो इस मुसीबत में जान पड़ी हुई थी कि क्वेश्चन पेपर सामने है, कुछ आ नहीं रहा, इस सारी प्रॉब्लम में था, तो कोई उस आखिरकार जो है वो क्या हुआ, उन्होंने वो कलेक्ट किया पीस ऑफ पेपर, और वो जवाबी जो पर्चा था विद ऑल दी अदर्स, बाकी सबके साथ, एंड कैरीड इट अप टू द हेड मास्टर्स टेबल, और हेड मास्टर की मेज़ पे ले गए। इट वॉज फ्रॉम दीज स्लेंडर इंडिकेशंस, ये जो है यही इंडिकेशंस, इशारे, स्लेंडर मुबहम किस्म के, यही जो है फेंट से जो है इशारे थे। स्लेंडर होता है वैसे बारीक नाजुक पतला सा जो होता है उसको स्लेंडर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंडिकेशंस निशानियों की बात, यानी बहुत कोई वाज़ेह निशानियाँ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी वो बड़ा आयरॉनिकली ये बात कर रहे हैं सर विंस्टन चर्चिल कि इन्हीं निशानियों से ऑफ स्कॉलरशिप, इल्म ऑफ फजल की इन्हीं निशानियों से, दैट मिस्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन, उन्होंने ये नतीजा निकाला, दैट आई वाज वर्दी टू पास इनटू हैरो, कि मैं हैरो में दाखिला दिए जाने के काबिल था। यानी अब निशानियाँ क्या थी, इल्म फजल की निशानियाँ क्या थी, लिखा तो उसने कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ब्रैकेट लगाई थी और क्वेश्चन नंबर लिखा था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हेड मास्टर साहब इतने काबिल इंसान थे कि उन्होंने छोटी छोटी निशानियों से ही जो है वो मेरे पेपर प्रेजेंटेशन से ही जो है वो उन्होंने पहचान लिया कि ये बहुत ही आलिम फाजिल है, ठीक है। और जो है वो क्या कहता है, इट वाज फ्रॉम दीज, जी हो गया, इट इज़ वेरी मच टू हिज क्रेडिट, ये बात उन्हीं उन्हीं के क्रेडिट में जाती है, ठीक है, ये बात उन्हीं के, यानी इस एजाज़ के हक़ के जो है, ये एजाज़ उन्हीं के लिए बनता है ना, ये क्रेडिट उनके लिए बनता है, ये एजाज़, इस एजाज़ के मुस्तहिक वही हैं। इट शोड, ये इससे ज़ाहिर होता है दैट ही वाज अ मैन ऑफ ही वाज अ मैन केपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग्स, कि वो ऐसे इंसान थे जो चीज़ों की सतह के अंदर तक देख सकते थे, यानी गहरी नज़र रखने वाले इंसान थे। उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती थी कि इसने बज़ाहिर क्या लिखा है या क्या बात है, ठीक है। अब मैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशन, एक ऐसे आदमी जो कि पेपर मैनिफेस्टेशन यानी सफ़े पे लिखे हुए जो है वो उसके मोहताज नहीं थे, ज़ाहरी अलामात के मोहताज नहीं थे। आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम, मेरे दिल में हमेशा उनके लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त रही है। ये आपका आज का काम है, आपने प्रीपोजिशंस, idioms as well as this chapter सब कुछ आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है इंशाल्लाह। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।